आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1947 को ही क्यों चुना गया था? आज़ादी के उस मौके पर कहाँ थे महात्मा गांधी? किन आधार और शर्तों पर हुई थी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा? नमस्कार, मेरा नाम विराज। स्वागत करता हूं आपका द रियलिटी बज़ में। पहले तो द रियलिटी बज़ की पूरी टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने महारानी विक्टोरिया के परपोते लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को अपने अंतिम वाइस रॉयल्स के रूप में भारत भेजा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके कई सारे किस्से मशहूर थे, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत को उनसे उम्मीद भी बहुत थी। उनको भारत भेजते हुए यह कहा गया था कि जून 1948 तक भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को इतना लंबा इंतज़ार मंजूर नहीं था। उन्होंने 15 अगस्त 1947 की तारीख को भारत को आज़ाद करने का निश्चय किया। हालांकि भारत के ज्योतिषियों और पंडितों को यह तारीख बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उनके अनुसार 15 अगस्त 1947 का वह तारीख बहुत ही अपशगुन था और वह नहीं चाहते थे कि इतने बड़े राष्ट्र का भविष्य के साथ किसी भी तरह का अनहोनी हो। हालांकि माउंटबेटन किसी भी हाल में 15 अगस्त को ही भारत को आज़ाद करना चाहते थे, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही अलायंस फोर्स दूसरे विश्व युद्ध में विजयी हुआ था। उसके मेन कमांडर थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, इसलिए 15 अगस्त की तारीख उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन इन बातों को नहीं मानते थे और इसलिए वह अपने निर्णय पर अडिग रहते थे। तब भारत के पंडितों और ज्योतिषियों ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसमें यह कहा गया कि 14 अगस्त के रात को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी भाषण को खत्म कर देंगे और ठीक रात के 12 बजे शंखनाद के साथ देश को आज़ाद घोषित कर दिया जाएगा। और ठीक इसी तरह 14 अगस्त के मध्य रात को ही भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के जश्न वाले दिन महात्मा गांधी उस जश्न में शामिल नहीं थे? आखिर क्या थी वजह कि महात्मा गांधी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आखिर वह क्यों आज़ादी के जश्न वाले दिन दिल्ली में मौजूद नहीं थे? इन सवालों के पीछे की सच्चाई यह है कि भारत के बापू के नाम से जाने जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने अखंड भारत का सपना तो जरूर देखा था, लेकिन बंटवारा किसी भी शर्त पर उन्हें मंजूर नहीं था। और उस बंटवारे की वजह से हो रहे दंगों ने उनके हृदय को चीर कर रख दिया था। और उन्हीं दंगों पर काबू करने के लिए वह उन दिनों बंगाल में थे, जहां हिंदू और मुस्लिम के बीच भीषण दंगा हो रहा था। हालांकि गांधी जी जिन्ना के पाकिस्तान बनाने के नापाक इरादों के आगे हार गए और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। खैर, 14 अगस्त के मध्य रात्रि को गांधी जी के गैर हाजिरी में ही भारत को आज़ाद करार दिया गया और आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद और पहले गवर्नर जनरल बने ब्रिटेन के माउंटबेटन। अगले दिन 15 अगस्त को बहुत ही बड़ा जश्न होने वाला था और आज़ाद भारत की पहले मंत्रिमंडल का गठन भी होने वाला था। 15 अगस्त की सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल चुने जाने पर बधाई देने उनके घर पहुंचे और उन्होंने आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट की लिस्ट थमाई, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर जैसे 13 मंत्रियों की एक कैबिनेट सूची दी गई। जहां एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सबके दिलों में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दुख भी था। हालांकि औपचारिक रूप से भारत और पाकिस्तान अलग अलग तो हो चुके थे, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक भारत की संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। और इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी लोगों को चुना गया। उनमें से एक थे एच.एन. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन 2 अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे, जो पूरे देश भर से रिपोर्ट बनाकर
इन लोगों को सौंपते थे और उसी आधार पर यह दोनों एक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर जिस विभाग को भेजते थे उसके अध्यक्ष थे खुद माउंट ब्रिटेन। यह बंटवारा पैसों के साथ साथ धर्म और जमीन का बंटवारा भी था। इन बंटवारों में सबसे पहला बंटवारा था नाम का। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नहीं रखा जाएगा। उनका तर्क यह था कि पाकिस्तान खुद भारत से अलग होना चाहता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र में भारत को अपना नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बंटवारा हुआ संपत्ति का बंटवारा। संपत्ति के बंटवारे के दौरान एच.एन. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली के बीच बहुत नोकझोंक हुई। आखिर में उन दोनों को सरदार पटेल के घर में बंद कर दिया गया और कहा गया कि जल्द ही एक नतीजे पर पहुंचे। नतीजा यह हुआ कि एच.एन. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली ने यह निर्णय किया कि भारत के संपत्ति और अंग्रेजों द्वारा मिलने वाली राशि का 17.5% पाकिस्तान को दिया जाएगा, जिसके बदले में ब्रिटेन को चुकाने वाले ऋण में से 17.5% पाकिस्तान देगा। दूसरा विभाजन था भारत के अचल संपत्ति का। इसके नतीजे यह हुआ कि भारत के कुल अचल संपत्ति में से 80% भारत रखेगा और 20% पाकिस्तान को दिया जाएगा। फिर क्या था, उसके बाद भारत के हर दफ्तर में मेज, कुर्सियां, यहाँ तक कि टाइपराइटर तक की गिनती शुरू हो गई। संपत्ति में से 80% भारत को मिला और 20% पाकिस्तान को दिया जाता। इन सब विभाजन के साथ ही साथ भारत के 18,077 मील सड़क में से 4,913 मील सड़क और 26,421 मील रेल में से 7,112 मील रेल पाकिस्तान को सौंप दी गई। उसके बाद एक मुद्दा खड़ा हुआ कि इन सड़क और रेल के मशीनरी का विभाजन किस आधार पर होगा। क्या 80% और 20% की आधार पर होगा या फिर जिसके हिस्से में जितना रेल या सड़क आई है उस आधार पर होगा। इन सब विभाजनों में सबसे दर्दनाक विभाजन था भारतीय फौज का विभाजन। इस विभाजन के बाद भारत के 25 लाख की सेना वाली अखंड सेना का अंत हो जाना था। हालांकि भारतीय सेना के अधिकारियों को एक फॉर्म सौंपा गया जिसमें अधिकारियों को यह सूचित करना था कि वह पाकिस्तान के साथ जाएंगे या भारत के साथ रहेंगे। हालांकि इसमें हिंदू और सिख अधिकारियों को कोई खतरा नहीं था। हालांकि इन सब बातों के बावजूद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिली, लेकिन हमारे अखंड भारत का 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया गया, जिसका दर्द आज भी दोनों मुल्कों के लोगों पर है। अगर आपको हमारा यह रिपोर्ट अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द रियलिटी बस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।